आजकल जब भी मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ मुझे एक चीज़ बार बार नज़र आती है, एक और नया रेप केस इन इंडिया। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा, विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। एक डेवलप्ड नेशन जहाँ की फीमेल पॉपुलेशन खुद को सेफ नहीं फील करती, एक डेवलप्ड नेशन जहाँ की जुडिशरी पे पॉपुलेशन को भरोसा ही नहीं रहा है, एक डेवलप्ड नेशन जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली रिग्ड है। 31,980 31,980 रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं इंडिया में सिर्फ एक साल में, यानी कि हर एक दिन 87 इनोसेंट्स रेप विक्टिम्स बन जाते हैं। इज दिस द साइन ऑफ अ डेवलप्ड नेशन रियली? अब पूछने जाओ कि ये क्राइम्स एक्चुअली में हो क्यों रहे हैं तो ये सुनने को मिलता है, ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। फिर क्यों यूपी और राजस्थान जैसे स्टेट्स जहां बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज रहती हैं, मेट्रोपॉलिटन इन्फ्लुएंस ना के बराबर है, फिर क्यों ये स्टेट्स हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन में आती हैं? और ये भी सुनने को मिलता है कि लड़कियां खुद सिग्नल्स देती हैं। तो फिर क्यों 1700 से भी ज़्यादा ऐसी रेप विक्टिम्स हैं जिनकी उम्र या तो 6 साल से कम है या फिर 45 साल से ज़्यादा? और इतना ही नहीं, ये सब के सॉल्यूशंस पता क्या देते हैं हम सोसाइटी में? लड़के और लड़कियां क्लासेस में अलग अलग बैठेंगी, सेक्स एजुकेशन को सप्रेस किया जाएगा और जजमेंट्स पास करने में 2 मिनट नहीं लगाया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। इसको साइंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है बायोलॉजिकल अट्रैक्शन। तो अगर तुम एक स्ट्रेट मेल हो और तुम्हें एक फीमेल काउंटरपार्ट अट्रैक्टिव लगती है तो तुम नेचुरली उसकी तरफ इंक्लाइंड होगे, एंड वाइस वर्सा फॉर फीमेल्स। हमारा एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है। अगर ऐसे नहीं होता तो मैं, तुम, ये पूरी दुनिया नहीं होती। तो क्रिएटिंग जेंडर डिफरेंसेस ये कभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये सब लिविंग बींग्स की एक नेचुरल ट्रेट है एंड ह्यूमन बींग्स आर नो एक्सेप्शन। प्रॉब्लम है इसको ढंग से चैनलाइज करने की। तुम ह्यूमन हो, यू हैव द एबिलिटी टू थिंक व्हाट्स राइट और रॉन्ग फॉर यू, टू कम्युनिकेट, टू फील, टू ट्रस्ट and to empathize, to have belongingness and to foster relationships. In fact, तुम्हें animals में भी ऐसी traits देखने को मिल जाएंगी। Bees का example ले लो, they have that camaraderie that they can sacrifice their own lives for the queen bee in their hive. Likewise for orcas, जो oceans में largest predator है, they always stay in their group. But there's a reason human is at the top of the food chain. Because ये सारी चीज़ें जिस efficiency से एक human कर सकता है, कोई और animal species नहीं कर सकती। और ये rapist कभी भी ना overnight नहीं बनता है। This is a seed which gets implanted when that person is a child, एक adolescent age में होता है, which is fed by the society itself. इस प्रॉब्लम का अनफॉर्चुनेटली कोई परमानेंट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आज से 5 साल 10 साल बाद इसको हम कैसे रोक और कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। और 2 मिनट के लिए अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को साइड में रखो, आओ लॉजिक से बात करते हैं। इस हीनियस क्राइम में मेजरली 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक एक्यूज रेपिस्ट, एक विक्टिम एंड देन द जुडिशरी आफ्टर द एक्ट हैज हैपेंड। विक्टिम तो एक एक्यूज क्राइम में इनोसेंट ही होता है तो उसे हम हटा देते हैं, और जुडिशरी का रोल क्राइम होने के बाद आता है। हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट इटसेल्फ। तो हमें करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे। प्रिवेंटिव एक्शंस की भी ज़रूरत डेफिनेटली है जिसका ध्यान जुडिशरी रखेगी। हमारी प्रायोरिटी अभी रहेगी करेक्टिव एक्शंस, जो हम स्टेप्स ले सकते हैं इस चीज़ को कर्व करने के लिए। तो अभी के लिए जुडिशरी को भी हटा देते हैं। अक्यूज्ड क्रिमिनल जो इस केस में ये रेपिस्ट है और इस पूरी प्रॉब्लम का सोर्स भी। अब रिकॉल करो, हमने बायोलॉजिकल अट्रैक्शन के बारे में बात की थी। रेपिस्ट इस केस में अज्यूम करते हैं कि इज़ अ मैन, बिकॉज मेजॉरिटी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि होता नहीं है वाइस वर्सा, वी जस्ट अज्यूमिंग कि इस केस में एक मैन है। अब इंसिडेंट से पहले ये भी तो एक नॉर्मल सिविलियन और एक इंसान ही है ना, तो नेचुरली ये भी अट्रैक्ट होगा टू एन ऑपोजिट जेंडर हु दिस गाय फाइंड्स अट्रैक्टिव। और इसमें कुछ गलत नहीं है, गलत है इसको चैनलाइज करने का तरीका। एक सिनेरियो से समझते हैं। 2 पैर हैं, एक लड़के को एक लड़की बहुत पसंद है और दूसरे लड़के को दूसरी लड़की बहुत पसंद है। एंड वो नॉर्मली जाके दे आस्क हर आउट, हाय यू नो व्हाट, आई लाइक यू, वुड यू माइंड हैविंग अ कॉफी टुगेदर? और जैसे भी इस सब में तुम एक्सपर्ट हो। दोनों लड़कियां जवाब देती हैं नो विद XYZ रीजंस और मे बी नो रीजंस, दे जस्ट से नो। यहाँ तक कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं है, प्रोवाइडेड ये रिस्पेक्टफुली और एक सिविल मैनर में हो। यू शुड नॉट कॉर्नर समबडी एंड यू शुड नॉट फोर्स समबडी टू आंसर इन अ स्पेसिफिक वे, टू आंसर व्हाट यू वांट देम टू आंसर। सो ये रिस्पेक्टेबल और एक सिविल मैनर में होना चाहिए। यहाँ तक कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं है। अब उनमें से एक लड़का रिप्लाई कर देता है, इट्स ओके, यू हैव अ गुड डे। दूसरे लड़के के लग जाती है दिल पे बात, इसने मुझे मना कैसे कर दिया।
अब मैं इसे बताऊंगा। ये वो डिफरेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एंड इट इज़ इंस्टिल्ड बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। इट कैन बी एज गुड एज द फर्स्ट गाय एंड एज बैड एज द सेकेंड गाय। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो रिजेक्शन पे गुस्सा दिखाते हैं वो सब रेपिस्ट होते हैं, बिल्कुल नहीं। एकदम नेचुरल है बुरा फील करना व्हेन यू फेस रिजेक्शन एनीवेयर इन योर लाइफ, बट उस एंगर का आउटलेट पॉजिटिव है या नेगेटिव ये तुम डिसाइड करते हो। अब पहले लड़के को भी रिजेक्शन मिला था, उसने एक्सेप्ट किया एंड ही मूव्ड ऑन जिंदगी की और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में। मे बी हिज करियर, ही नोज दैट अ पार्टनर ऑफ चॉइस कैन नॉट बी द पर्पस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। और पार्टनर ऑफ चॉइस भी क्या, देर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल इन दिस एंटायर वर्ल्ड। एनीवेज, ऐसे छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज टू सोशल इंटरेक्शंस मेक फॉर दिस बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। तभी माँ बाप की इतनी इंपॉर्टेंस है ना सोसाइटी में, क्योंकि सर्टन एज तक तुम खुद नहीं कंट्रोल करते हो अपने सोसाइटी और अपनी सराउंडिंग्स को। जितने भी इन क्रिमिनल्स के इंटरव्यूज़ हुए हैं कभी वो सुनना, ऑफ द क्राइम क्वेश्चंस दे साउंड सेन इंडिविजुअल्स, लाइक देव डन नथिंग। और उनसे जब पूछा जाता है कि हैव दे फोर्स्ड देमसेल्व्स ऑन समबडी, दे से यस। बट जब उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने रेप किया है, दे से नो। एंड दिस इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम इन इंडिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय द मासेस। तुमने बहुत बार सुना होगा देम आंसरिंग कि साहब ताली एक हाथ से नहीं बजती है, एंड दे गो ऑन टू ब्लेम द विक्टिम एज वेल। दिस इज श्योर कॉग्निटिव डिसोनेंस। उनको अपनी सेक्सुअल अर्जेस अनकंट्रोलेबल लगने लगती हैं और उनको लगता है कि विक्टिम इज आस्किंग फॉर इट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर ये लड़की इतनी रात को स्कर्ट में घूम रही है तो शी इज आस्किंग फॉर इट। ये होती है मेंटालिटी इन सिक हेड्स की। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो लेट्स स्टॉप कॉलिंग देम मॉन्स्टर्स और एनिमल्स, ऑल्दो देयर एक्शंस डिजर्व इट। बट ये सब बोल के हम सबकॉन्शियसली एक ब्लेमिंग साइड पर चल जाते हैं, जबकि यू माई पीपल, यू हैव टू सॉल्व दिस। हमें सोसाइटी और उसकी प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना चाहिए। एक यंग बच्चे की छोटी छोटी सोशल इंटरेक्शंस उसकी पर्सनालिटी में काफ़ी बड़े इम्पैक्ट डालती है। इंडिया की बहुत बड़ी कल्चरल प्रॉब्लम है लड़का लड़की। बच्चों की क्लासेस में लड़कियां एक साइड और लड़के एक साइड बैठेंगे। अब इस सब से जेंडर डिफरेंसेस कहाँ कम हो रहे हैं? कहाँ से जेंडर एम्पैथी आएगी जब तुम इतना इमेंस टैबू क्रिएट कर दे रहे हो बिटवीन द टू जेंडर्स व्हेन दे आर यंग? समझो कि इसका सोल्यूशन जुडिशरी नहीं दे पाएगी। धाएं धाएं करके 4 एनकाउंटर्स कर दिए फॉर द केसेस जो नेशनली एस्केलेट हो गए, बाकी सब हज़ारों केसेस का क्या? उन 87 इनोसेंट लाइफ्स का क्या जो हर दिन विक्टिम्स बन रही हैं? एजुकेशन और लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सोसाइटी में, अपनी सराउंडिंग्स में छोटे छोटे क्यूज नोटिस करो जो तुम्हें लगता है इस टैबू को एम्पावर कर रहे हैं और उनको एलिमिनेट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने अराउंड के यंग बच्चों को टाइम दो so that they can ask questions and then you can answer and help them out. Because बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है, and they don't get opportunity to even speak it out because half of the time their parents are busy scrolling reels on Instagram and they're just afraid to talk about it. एक adolescent एज एक ऐसी एज होती है जहाँ पे तुमने अगर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल दिया तो उस पर्सन की लाइफ लॉन्ग एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी बन जाती है। एंड वहीं अगर तुमने कुछ नेगेटिव क्यूज डाल दिए, दैट बिकम्स डिजास्टरस इन द फ्यूचर। तो सिर्फ ब्लेम मत करो, रिस्पॉन्सिबल बनो, अपने अराउंड देखो, हल हमेशा होगा।